those who are watching, search about Bill Gates. What is he buying the most? सबसे ज़्यादा क्या वो खरीद रहा है? Conspiracy theory वाला लगता है, but it's the truth. And who is controlling the seeds right now? They are the ultra rich people. If you control the food, you control the society. जितना युवाओं में मतलब पुरुषों में पौरुष नहीं है, स्त्रियों के अंदर पौरुष बढ़ रहा है और मतलब इम्बैलेंस जा रहा है, मतलब लोग कंफ्यूज है मेरा जेंडर क्या है. ये सब क्यों हो रहा है? It's a hormonal imbalance that is created by food. सेक्स एजुकेशन पे गुरुकुल में क्या होता है? You are given zero comfort. In fact, you are given them as much as discomfort as you can handle. कि इंसान जब कंफर्टेबल होता है तो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज गोज completely down to minus. They are exactly opposite. Exactly opposite है. नमस्कार, आप सभी का विचार के एक नए पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है. पिछले पॉडकास्ट से अब तक के पॉडकास्ट में एक बहुत लंबा गैप हो गया था. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. बट ये जो पॉडकास्ट है मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ. जैसे हमारे गेस्ट बोलते हैं कि मैं 100% गारंटी देता हूँ, वैसे मैं भी आपको 100% गारंटी देता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है ये आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करके जाने वाला है. सो शुरू से लास्ट तक, पहले सेकंड से लास्ट सेकंड तक ज़रूर देखना और आपको पता चलेगा कुछ हमारे मिस्टीरियस थ्योरीज के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में सोसाइटी में जो चल रही हैं जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे गेस्ट हैं उनकी प्रतिज्ञा के बारे में कि वो कितनी कितना उन्होंने सीरियस प्रतिज्ञा ली है. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स क्विकली मूव टू द वीडियो. नमस्कार प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए. और बहुत समय तक हमने सोचा था कि बहुत लोगों को हमने ट्राई किया अपने पॉडकास्ट में अप्रोच करने का. क्या होता है ना कि पैसा एक लक्ष्मी से तो हर कोई आता है, लेकिन बिना लक्ष्मी के मेरे को बहुत कम लोग ऐसे मिले जो मेरे पॉडकास्ट में आए और अपनी वैल्यूबल एंड नॉलेजेबल जो बातें हैं वो शेयर कर पाएँ. तो पहले थे बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन अमोघ लीला प्रभु जी, हर कोई जानते हैं उनको. और समहाउ पता नहीं कृष्ण कृपा हुई और आपके साथ आज पॉडकास्ट फिक्स हो गया. धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया. धन्यवाद आपका. सो प्रभु जी, सबसे पहले मैं आपसे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसकी वजह से मेरा आपकी ओर रुझान आया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. मैं जब यूट्यूब पे गया, कई लोगों के माध्यम से मैंने सुना, तो लॉकडाउन के समय काफ़ी मैं फेसबुक स्क्रॉल करता था. तो वहाँ से मुझे एक व्यक्ति के बारे में पता चला था, राजीव दीक्षित, अगर शायद आपको पता हो. जी. सो उन्होंने उस समय कुछ हमारे गुरुकुल किस प्रकार के हुआ करते थे, कैसे हुआ करते थे, उसकी एक छोटी सी झलक बताई थी. और उस हमारे गुरुकुल परंपरा की या गुरुकुल में जैसी चीज़ें होती है उसको विध्वंस क्यों कर दिया गया, कैसे कर दिया गया, उसके पीछे अंग्रेज़ों की क्या साइकोलॉजी थी, जो भी था उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया. तो उस समय मेरे माइंड में क्यूरियोसिटी आई कि कभी अगर हमारे पास क्षमता हुई, कभी लक्ष्मी आई या कुछ हमारा कुछ ऐसा अलग से हुआ, तो मेरा वन ऑफ जो चेक करते हैं ना, हम ड्रीम बुक बनाते हैं, तो मेरी ड्रीम बुक में एक था कि मैं कभी गुरुकुल 1 लाख जैसे आपका है वो उसी के बारे में पूछना चाहता हूँ. लेकिन कभी ये नहीं था कि 1 लाख या कोई लक्ष्य था, बट मेरा था कि मैं गुरुकुल परंपरा को दोबारा शुरू करूँगा या किसी को सजेस्ट करूँगा या कहीं से स्टार्ट करूँगा इंडिया में. और जब मुझे आपके बारे में पता चला कि आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, आप कहाँ तक पहुँच चुके हो, तो बस मैं आपसे सबसे पहला मेरा प्रश्न ही यही है कि इसमें क्या क्या रुकावटें आई, कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या जर्नी रही आपकी इसमें, और भी जो आपको फेस करना पड़ा, जो इसकी गहराइयाँ, वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे. वेल आपने जो ये प्रश्न पूछा है वो ऐसा ओपन एंडेड प्रश्न है कि इसके ऊपर हम 3-4 पॉडकास्ट तो इसी पर कर सकते हैं. जी. क्योंकि सारे प्रश्न एक एक के ऊपर हम एक एक पॉडकास्ट कर सकते हैं. ऑल्दो इतना ज़्यादा यदि डीप में ना भी जाए तो हम आपको ब्रीफली बताने का प्रयास करते हैं. गुरुकुल का मैंने सबसे पहले डिसीजन लिया था 2-2.5 साल पहले. जब मैंने सबसे पहली बार गुरुकुल के बारे में ज़्यादा डेप्थ में
पढ़ना शुरू किया था और जानना शुरू किया था। पता था, बेसिक तो सब पता था जी। परंतु जैसे ही मैंने 8 साल पहले जब मैंने शास्त्र पढ़ना शुरू किया तभी मैं इंजीनियरिंग करता था और मैंने तभी इंजीनियरिंग मेंटली ड्रॉप कर दिया था सेकंड सेमेस्टर में। और जब मैंने वो मेंटली ड्रॉप किया तब मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा था एजुकेशन सिस्टम को लेकर, मैं सिर्फ सोच रहा था शास्त्र को लेकर। मैंने 8 साल शास्त्र पढ़े, मैंने सारी सिविलाइजेशन स्टडी की, मल्टीपल उनके मास साइकोलॉजीज एवरीथिंग, वाई सम पर्टिकुलर सिविलाइजेशन वो कैसे रेज होती है, कैसे वो ग्रो होती है, कहाँ पर स्टैगनेंट हो जाती है, कहाँ से गिरती है, कहाँ पर विध्वंस हो जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस की। और इन बिटवीन दैट ओनली आई ऑल्सो स्टडीड अवर वैदिक सिविलाइजेशन। और वहाँ पर भी मुझे पता चला कि व्हाट वाज द टाइम्स व्हेन इट फ्लॉरिश्ड द मोस्ट, कौन से जगह पर वो स्टैगनेंट हो गई और किस तरह, किस फैक्टर्स के कारण, किस समय वो फिर उसका विध्वंस होना शुरू हो गया और अभी हम किस समय पर हैं। एंड ये सब पढ़ने के बाद मैंने शास्त्र के बारे में और पढ़ा, मैंने सिखाना शुरू किया। बट कभी मैंने गुरुकुल के बारे में फिर भी नहीं सोचा था। ओनली गोल दैट आई ऑलवेज हैड वाज दैट मुझे यह जो हमारा भारत है उसको पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, ये मेरा गोल था। एंड आई वॉज प्लानिंग अबाउट दैट कि कैसे बनाएंगे इसको, कैसे करेंगे, मतलब व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस दैट कैन हैपन। कि जब पहले इतना अच्छा था, जो सोने की चिड़िया था, वो अभी घट घट के ऐसे वैसे प्लास्टिक की भी नहीं रही है इतना अच्छा, वो कैसे हो गया। तो वो सिंगल बिगेस्ट फैक्टर था, वो गुरुकुल था। एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग मोर डीपर इनसाइड कि व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस। बिकॉज पढ़ाई होती है हमेशा। मैं हमेशा दो साइड से सोचता हूँ कि इसको कम्प्लीटली एज अ सपोर्टिव पर्सन इसको सोचें और कम्प्लीटली एज अ डिबेटिंग नेगेटिव पर्सन भी इसको सोचें। यदि मैं ही खुद ही उसके अगेंस्ट होता, गुरुकुल के अगेंस्ट, इस आइडिया के अगेंस्ट कि गुरुकुल मुझे एस्टैब्लिश करना है, तो एज अ नेगेटिव पर्सन मैं क्या सोचता। तो पहला आर्गूमेंट यही आता है, ज़रूरत ही क्या है, पढ़ाई होती है, स्कूल में हो रही है, गुरुकुल में हो रही है, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड इस साइड में ये सोच रहा था कि हाँ मतलब ज़रूरत क्या है, तो सच में ज़रूरत बोले तो है नहीं, मतलब पढ़ाई तो हो ही रही है, कहीं ना कहीं हो रही है, वहाँ गुरुकुल हो रहा है, यहाँ स्कूल हो रहा है। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड सीइंग द फैक्टर्स। एंड एज आई स्टडीड मोर आई कुड अंडरस्टैंड दैट द गुरुकुल एंड द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आर नॉट समवेयर कि भाई ये थोड़ा इतना डिफरेंस है, दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट है। मतलब गुरुकुल सिस्टम और स्कूल system, I'll give you one example. I'll give you two examples in fact. First example is modern system is trying to give you more and more comfort. क्या बताते हैं आपको, बेंचेस देंगे अच्छी, आपको कंप्यूटर्स देंगे, बड़े बड़े बोर्ड्स देंगे, आपको डे केयर दिया जाएगा, आपको खाना मिलेगा, खाने में ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, अच्छा ड्रेस मिलेगा, सब कुछ रेडीमेड होगा और आपको ऐसे फिर वहाँ पर बैठकर फिर सीखना है और आपको सारा यहाँ पर वो कर सिखाया जाएगा, आप एंड यू पे फॉर ऑल दीज थिंग्स। द गुरुकुल सिस्टम इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। यू आर गिवन zero comfort. In fact, you are given them as much as discomfort as you can handle and a little more than that. ये थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है आपको इनफैक्ट। और यही फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ चेंज होता आता है कि इंसान जब कंफर्टेबल होता है तो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज गोज कम्प्लीटली डाउन टू माइनस। इसीलिए अभी के समय में इतना कठिन हो रहा है लोगों के लिए पढ़ना, जबकि गुरुकुल सिस्टम के अंदर आपका डिस्कम्फर्ट सबसे हाई था। नॉट लाइक हाईएस्ट बट इट्स अ लिटिल मोर ओवर द एज, कि आपको यदि आप थोड़े कंफर्ट में, जितने कंफर्ट आपको सहन कर सकते हो ना उससे थोड़ा ज़्यादा, सो योर डिस्कम्फर्ट को सहन करने की कैपेबिलिटीज़ बढ़ती है। और ऐसे में आपका क्या बोलते हैं, सर्वाइवल माइंड जो होता है ना वो तुरंत ही एक्टिव हो जाता है और ऐसे में आप सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो। दिस इज़ वन डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज दैट मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है, जब कोई बच्चा होता है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्कूल का वो है, पूरा माइंडसेट पूरा सोसाइटी का ये होगा कि मॉडर्न टाइम्स में लेट्स से आपका एक बच्चा है, उसका मैथ्स बहुत अच्छा आता है पर उसका सोशल साइंस बहुत बुरा है और उसका मैथ्स में 99 लाता है पर सोशल में 30, 35, 30, 40 लाता है। What is the first reaction of a school principal, teacher or the mother and father? भाई इसका ना समाज शास्त्र का ट्यूशन लगवाओ। रॉन्ग। उसका मैथ्स का ट्यूशन लगवाओ। उसका मैथ्स अच्छा है, फर्स्ट पॉइंट। यस, वो वीक है, उसका क्यों लगवाना है? उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका वीक है, उसको कोई
कोई इंटरनल उसका क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन नहीं आ रहा है पढ़ना, तो वो क्यों करवाना है आपको? ही इज़ नॉट गोइंग टू बी ग्रेट एट दैट थिंग। जो बेसिक है उसको पढ़ा दो और ख़त्म करो उसका। करना क्या है, उसका मैथ्स अच्छा है, उसका मैथ्स का ट्यूशन लगवाओ और अच्छा करवाओ। तीसरी में पढ़ रहा है, उसको 9वीं के स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़वाओ और अभी से उसको प्रोडिजी बनाओ, अभी से उसको 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का पढ़ाओ। देन यू मेक हिम ग्रेट, और तब वो मैथमेटिशियन बनेगा। अब मैथमेटिशियन हार्ट वाला बच्चा है और आप उसको समाजशास्त्र पढ़ाने का प्रयास कराओ और ऐसे ठूस रहे हो, उसको नहीं खाना फिर भी ठूस रहे हो जी। कैसे वो करेंगे? ऐसे हज़ार एग्जाम्पल्स है, आप देखो ना। जनरली बच्चों का स्वभाव होता है खेलना। जी। इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉर द किड्स टू प्ले एंड लर्न बाय प्लेइंग। हम क्या करते हैं, आप बैठो, हिलना नहीं है, बैठना है, यहीं पर देखना है, कुछ भी हिलना नहीं है। यू डोंट डू एनीथिंग एल्स। यहीं देखो, बोल रहे हैं वो पढ़ो और रट्टा मारो, which is actually the exactly opposite than what is the real education. The real education is the self error and trial. आप उसको थोड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको छोड़ देते हो, एकदम डेंजरस एनवायरनमेंट नहीं, परंतु कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसको फ्री होने दो। उसको हर्ट होता है होने दो, उसको कांटा चुभता है चुभने दो, बट एज सुन एज ही विल टच लाइक अरे ये तो चुभ गया, ये नहीं करना है। आप ये एक बार प्रैक्टिकली सीख लिया ना तो उसको पता चलेगा, अच्छा ये नहीं करना है। अच्छा, आम के पेड़ पर चढ़ना है तो इस सीज़न में नहीं चढ़ता, सबसे ज़्यादा चींटियाँ तब इस समय पर होती है। अब जबकि आपको चीकू के पेड़ से कुछ लेना है तो आपको इस समय पे वो नहीं करना है। तो जब ये ट्रायल एरर होता है ना, ऐसे वो लाइफ लेसन सीखता है लंबे के लंबे। जनरली गुरुकुल में क्या होता है, पहले एग्ज़ाम होती है फिर लेसन होता है, मतलब कि पहले आप कर देते हो, फिर वो गिर कर सीखते हो, वो एग्ज़ाम हो गई आपकी, फिर आप सीखते हो अच्छा ये लेसन है। तो टोटली अपोजिट, ये ऑपोजिट है, आप पहले सिखा देते हो एंड देन यू गिव द एग्जाम्स। So you see, these are the fundamental changes. There are hundreds of such fundamental principles जो completely opposite हमारे modern education में हैं। इसलिए आउटपुट जो आ रहा है अभी का वो एकदम ही opposite आ रहा है। बच्चे ना ही संस्कारी हैं, ना ही अधिकतर बच्चे हाई लेवल का पढ़ भी पाते हैं, ना उनका इंटरेस्ट है, ना ही उनको मोक्ष मिलता है। बेसिकली पुरुषार्थ 4 होता है, 4 में से एक भी पुरुषार्थ गारंटीड नहीं है मॉडर्न एजुकेशन में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ना ही धर्म की उनको शिक्षा ठीक से मिल पाती है, नो संस्कार, नथिंग। अर्थ भी कोई फिक्स नहीं है। कितने हमारे अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें से कितने प्रतिशत एक्चुअली बच्चे ऐसे हैं जिनको गारंटीड अच्छा करियर मिला है बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन? मिला बहुत सारे लोगों को, बट बिकॉज ऑफ एजुकेशन कितने लोगों को मिला है? मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैं क्या कर रहा हूँ अभी इंजीनियरिंग के साथ? नथिंग। सो इट्स द सेम थिंग यू विल सी ऑल अराउंड। 90% इनफैक्ट इंजीनियर्स ऐसे ही है जो अपने इंजीनियरिंग डिग्री के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। द सेम प्रिंसिपल अगेन गोस लाइक दिस। सो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। एज आई स्टडीड दिस थिंग्स आई डिसाइडेड I will have to do something about this because nobody is doing right now. Everybody is talking, nobody is doing. So हमें अभी इसके बारे में कुछ करना होगा और this is how my journey started. Towards ये गुरुकुल 1 लाख गुरुकुल। सो मैं प्रभु जी गुरुकुल के बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ कि गुरुकुल जो आपने ये स्टार्ट कर दिया है तो उसके अंदर हाउ यू टीच, आप पढ़ाते कैसे हैं, क्या पढ़ाते हैं, किस वे से, मतलब कैसा होता है गुरुकुल? अब आपने रिसर्च कर लिया है तो अब मेरे को भी काफ़ी समय हो गया उन वीडियोस को देखे हुए, तो आप थोड़ा बताइए कि कैसे आप पढ़ाते हैं। क्या वहाँ भी जैसे हमारे मॉडर्न स्कूल्स में पीरियड लगते हैं, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, ओके ये पीटी का पीरियड है, ये सोशल साइंस का पीरियड है। अच्छा, मेरा फेवरेट पीरियड तो जो है वो हमारी एसएसटी की टीचर का है या फिर मैथ के टीचर का है। तो क्या वहाँ का क्या एनवायरनमेंट होता है वो मैं जानना चाहता हूँ। हमारे नॉर्मल स्कूल्स में पीरियड्स होते हैं, मतलब इतने से इतने बजे तक, लेट्स से 10 बजे से 3 बजे तक या फिर 12 बजे से 5 बजे तक। हमारा होता है सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। सारे पीरियड्स होते हैं। एक पीरियड बड़ा, हाँ डेफिनेटली उसमें सेगमेंट होते हैं, परंतु पूरा होता है माइन्यूट, उनका पूरा टाइम टेबल होता है। सुबह 3:30 बजे उठते हैं जी, 4 बजे तक रेडी हो जाते हैं, धोती कुर्ता पहनकर, नहाकर धोकर सब कुछ रेडी होकर फिर आ जाते हैं टेम्पल हॉल में, मंदिर में आ जाते हैं। वहाँ पर उनका फिर चैंटिंग शुरू होता है। वहाँ पर वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर वो भगवान के नाम के, हरि नाम का जप करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये ब्रह्म मुहूर्त
क्या कौन सा समय होता है प्रभु जी? ब्रह्म मुहूर्त जनरली ये होता है जब सूरज जब उगता है उससे 1.5 घंटे के आसपास का समय रहता है, मतलब उसके जो 2 मुहूर्त होते हैं। ओके। अरे सॉरी, बेसिकली 1.5 घंटे से पहले आप समझो ना, सूर्योदय के। सूर्योदय के 1.5 2 घंटे के आसपास के पहले आप ले लो तो वो जो 1.5 2 घंटे का पीरियड होता है जी, जी, जी। वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, एंड दैट इज़ आइडियल फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। ओके। हमने हमारी एक पुस्तक है वैदिक दिनचर्या, उसके अंदर ब्रह्म मुहूर्त के बारे में पूरा डिटेल में बताया, पूरा साइंस बताया कि क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ें हमने डिटेल में बताई है। ओके। और उसमें हमने ये भी बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त अकेला ऐसा समय है जब प्लैनेट्स, नक्षत्र सभी एक पर्टिकुलर, एक एग्जैक्ट पोजीशन पे होते हैं हाँ जी। कि जब जो डिवाइन पाथ होता है ना वो खुलता है। ओके। इट्स लाइक उस समय के अंदर आप जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो ना वो सीधा जाती है भगवान तक, धाम तक। आप जिनसे लेट्स से आप भगवान से भी नहीं कर रहे हो, जी। किसी देवी देवता से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, Okay. परंतु जो स्पिरिचुअल रियलम खुलता है ना Okay. वो इसी समय खुलता है। सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, दैट इज़ ऑल्सो द बेस्ट टाइम फॉर योर हेल्दी प्रैक्टिसेस, दैट इज़ ऑल्सो द बेस्ट टाइम फॉर एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू जिसमें आपको आगे बढ़ना है, फोकस करके आगे बढ़ना है, तो सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का बेस्ट होता है। तो इसी समय हमारे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो इस समय में करनी चाहिए। तो बैक टू द टॉपिक, ब्रह्म मुहूर्त में हम चले गए थे। तो आपने बताया ब्रह्म मुहूर्त के समय चांट करते हैं आपके जो विद्यार्थी हैं स्कूल के, एंड उसके बाद हाँ, तो सुबह फिर हरि नाम का जप होता है, सुबह सुबह वो जब हरि नाम का जप होता है उसके बाद मंगला आरती होती है, जो कि 1 घंटा चलती है। तुलसी आरती, नरसिम्हा आरती, मंगला आरती जो भगवान की होती है, जो भी वहाँ पर है। जैसे कि हमारे काफ़ी गुरुकुल में अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद वैष्णव हूँ, और ऐसा हमारे यहाँ लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर वैष्णव ही लोग आएंगे या फिर वैष्णव ही गुरुकुल बनेगा। लोकली जो चीज़ है, जैसे कि कोई एक गांव है जहाँ पर जहाँ के लोग गणपत्य हैं, तो वहाँ पर गणपति जी की पूजा होती है जी। जहाँ पर लेट्स से कहीं पर बंगाल साइड है, वहाँ पर जैसे शाक्त लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हम दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। सो अकॉर्डिंगली वी कीप इट, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन कि नहीं यहाँ सिर्फ वैष्णव ही बनेंगे। कोई भी कहीं जो भी आपके यहाँ के सबसे ज़्यादा लोग जिस परंपरा को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंगली हम करते हैं। बट हाँ, टिल नाउ हमें अधिकतर वैष्णव लोग ही मिले हैं, तो हमारे यहाँ जनरली वही रहते हैं। तो मंगला और आरती होती है वहाँ पर। वो होने के बाद तुरंत ही फिर वो लोग जाते हैं, उनका सबसे पहले सुबह सुबह नाश्ता होता है, लाइट नाश्ता होता है, फल, ये फेवरेट टाइम फॉर एंटायर डे। यस, सुबह सुबह शुरू होता है यहाँ पर हुआ, फिर उनको खेलने के लिए भेज दिया जाता है, फिर 1 घंटा उनका खेलने का होता है। वो खेलते हैं, खेलने के बाद जब खेलना पहले होता है, उसके बाद ये होता है ब्रेकफास्ट उसके बाद होता है। जब थक कर आते हैं तो फिर उनका ब्रेकफास्ट होता है। यस, उसके बाद फिर पोषण हो गया, फिर वो पूरा गुरुकुल साफ़ करते हैं, साफ़ सफाई, पूरे गुरुकुल की सफाई होती है, इंक्लूडिंग हमारा गौशाला है, वहाँ पर भी आधे बच्चे हैं वो गौशाला में गायों को लेकर चले जाते हैं, जो कुछ भी उनको करना होता है, उनको चारा डालना, ये है वो काम चलता रहता है। और फिर वो गौशाला का हो जाए फिर आकर वो पढ़ाई शुरू करते हैं। वो गौ सेवा हो गई, उसके तुरंत ही बाद आशीर्वाद लेकर वो पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ाई में डिपेंड करता है कि आचार्य जो भी शिक्षक है, आचार्य हैं जो भी है, उन्होंने क्या डिसाइड किया। ऐसा हमारा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि भाई इस दिन यही होगा, इस दिन यही होगा। वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर है, कहाँ पर क्या चल रहा है, कौन से, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स भी ऐसा नहीं है कि एक गुरुकुल में 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अभी अलग अलग प्रकार के गुरुकुल हैं। एक जो बड़े गुरुकुल है उसमें 2-3 क्लासेस रहते हैं, और जो छोटे छोटे गुरुकुल है जिसके अंदर 20-25 बच्चे रहते हैं, वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड के रहते हैं। एक ही स्टैंडर्ड का एक गुरुकुल होता है। जैसे कि हमारा कर्नाटक में एक गुरुकुल है, वहाँ पर 8th स्टैंडर्ड के बच्चे रहते हैं, पहाड़ी पर है, तो वहाँ पर 8th स्टैंडर्ड का ही पढ़ाया जाता है। अब 8th स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है कि पूरा साल वही पढ़ाया जाता है, सिर्फ 2 महीना होता है पूरे साल में, जहाँ पर पूरा जो CBSE या फिर स्टेट बोर्ड का जो भी होता है सब पढ़ा दिया जाता है, ख़त्म। इनका भी मॉडर्न एजुकेशन सबका, हाँ, वो उसी में आ जाता है, उसी में आ जाता है। तो और वो 2 महीने में ख़त्म कर, हम टाइम वेस्ट नहीं करते इन सब चीज़ों में, जितना एसेंशियल है वो पढ़ा दो और बाकी ख़त्म करो। और बाकी जो टाइम है उस समय के अंदर वो हम पढ़ाते हैं भगवद गीता, रामायण, महाभारत, कुछ 3-4 उपनिषद है, ईशोपनिषद है, कठोपनिषद है, ये 3-4 उपनिषद है वो पढ़ाते हैं।
चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, बाकी जो भक्ति के जो हमारे लिटरेचर्स हैं वो आ जाता है। फिर उनकी जो लोकल परंपरा है, उनकी जो लिटरेचर है वो सारे आ जाती है। इतिहास आ जाता है उसके अंदर, रियल इतिहास जो हमारा रियल इतिहास है, ना कि वो हमारा CBSE वाला मॉडर्न। ज्योतिष, आयुर्वेद, योगा सिस्टम, फिर क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र, फिर न्याय शास्त्र, ये सारे। और ये जो नॉर्मल है, डिपेंड करता है कि वो किस स्टैंडर्ड पर है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। फिर उसके बाद पूरा दिन ये चलता है। फिर दोपहर में उनका अगेन भोजन होता है। शाम को फिर जो ये आरती होती है, शाम को फिर से 6 बजे के आसपास गौर आरती होती है, संध्या आरती होती है। संध्या आरती होने के बाद यदि स्केड्यूल है तो फिर गांव में जाते हैं, गांव में जाकर संकीर्तन करते हैं, हर जगह पर लोगों को प्रसाद खिलाते हैं। एंड देन अगेन 8 बजे सो जाते हैं। और इन बिटवीन जो खाना बनाना वो सब बच्चे ही करते हैं। देयर इज़ नो बड़े, बच्चे पूरा खुद का कपड़े धोना ये सब बीच का रह गया, पर वो अंडरस्टैंडेबल है। खुद के कपड़े धोना, खुद के बर्तन धोना, खुद का खाना बनाना, गुरुकुल साफ़ करना, ये सब है, सारी चीज़ें वो खुद ही कर लेते हैं। वो इन पीरियड्स के बीच में ही कहीं कहीं हो जाता है। ओके, जान के अच्छा लगा प्रभु जी। इसी में एक मेरा फॉलोअप क्वेश्चन और है कि जैसे कि आजकल जैसे जो मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन में मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछना चाहूँगा कि मॉडर्न एजुकेशन में जो काम की शिक्षा है, जो सेक्स एजुकेशन है, उसको बहुत ही मतलब अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। और मुझे नहीं लगता कि उससे जो विद्यार्थी हैं उससे कंट्रोल कर पाते हैं उन चीज़ों पे, जो भी कंट्रोल होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या गुरुकुल शिक्षा में कुछ अलग है मॉडर्न शिक्षा से, जिससे वो कंट्रोल कर पाएँ, समझ पाएँ कि ये चीज़ कंट्रोल करने के लिए है, ना कि उसको बढ़ाने के लिए? तो मेरा इसी से सिमिलर प्रश्न है कि सेक्स एजुकेशन पे गुरुकुल में क्या होता है? गुरुकुल की शुरुआत ही उसी से होती है कि जब भी बच्चा आता है तो सबसे पहला प्रण ही उसका ब्रह्मचर्य का प्रण होता है। उसका जब यज्ञ होता है, जब एंटर होता है तब उसका यज्ञ होता है वहाँ पर। उस यज्ञ के अंदर सारे बच्चे ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं वहाँ पर कि आज से हम ब्रह्मचारी हैं और हम रहेंगे ऐसे। उसके देयर आर सम नोट्स, जैसे कि हमारे गुरुकुल के जो आचार्य हैं उनके खाने, जब तक वो नहीं खाते तब तक हम नहीं खाएंगे, जब तक वो नहीं सोते तब तक हम नहीं सोएंगे, और वो उठेंगे उससे पहले हम उठ जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको कोई काउंटर क्वेश्चन एज इन अ डिबेट मोड कभी नहीं करेंगे। ऐसे मतलब जो रिस्पेक्टिव जो चीज़ें होती है वो उनको सरेंडर होकर रहेंगे। उनका जो भी आदेश होगा वो हम बिना किसी भी हेजिटेशन के उसको फॉलो करेंगे और उनको समर्पित होकर रहेंगे। और डेफिनेटली ब्रह्मचर्य का पालन, मतलब सर परदारेषु मात्रवत, मतलब ये चाणक्य पंडित का यह एक श्लोक है, चाणक्य नीति में बताते हैं कि दूसरी की स्त्री को हमेशा माँ के समान देखना है जी, और पर धन को हमेशा पत्थर के समान देखना है जी। किसी और का पैसा है ना तो पत्थर के समान है, यहाँ पड़ा है फिर भी छूना नहीं है। एक सोने का भी गोला पड़ा हो ना फिर भी छूना नहीं है, पत्थर के समान लगना चाहिए। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्रह्मचर्य। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही वाला ब्रह्मचर्य, सेलिबसी ओनली इज ब्रह्मचर्य। उसके बारे में हमने सारा डिटेल में इनफैक्ट हमारे पुस्तक में बताया है, ब्रह्मचर्य पुस्तक के अंदर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर सारी बुक्स जो प्रभु जी बता रहे हैं उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस है। तो आप जो फ़ोन और यूट्यूब से तो हमें कितनी नॉलेज मिलेगी, जितनी बुक से जितनी मिल सकती है। तो आप प्लीज़ जो लिंक डिस्क्रिप्शन में हो उसको देखना ज़रूर, और उसको एक बार तो पढ़ो, मेरे रिकमेंडेशन रहे। यस। और यदि आपको मोटिवेशन चाहिए पढ़ने का, गो ऑन अमेज़ॉन एंड रीड द रिव्यूज़, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मेरे मैसेजेस तो आप नहीं पढ़ पाओगे, जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आपकी यह पुस्तक पढ़ने के बाद क्या चेंज आया है, ये है वो है, ये तो अभी आप नहीं पढ़ पाओगे, पर हम तो रिव्यूज़ तो पढ़ पाओगे ना। तो आप रिव्यूज़ पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि यह पुस्तक का लोगों के जीवन में कितना फ़र्क आ रहा है। एनीवेज, सो हमने ब्रह्मचर्य पुस्तक में इसके बारे में बताया है कि कैसे जब एक ब्रह्मचारी अपना प्रण लेता है तो उसके नियम सारे क्या होते हैं। तो ये सारे नियम वो लेते हैं कि हम हमेशा किसी भी स्त्री को, क्योंकि अभी तो ब्रह्मचारी है, अभी तो सभी स्त्री उनके लिए माता के समान है। हालांकि गृहस्थ आश्रम के बाद अपनी स्त्री, मतलब कि अपनी पत्नी के सिवा फिर सब माता रहती है, पर अपनी स्त्री अपनी पत्नी रहती है। बट इस समय के अंदर हर कोई माता के समान है।
तो हर किसी को हम माता की दृष्टि से देखेंगे, चाहे या वो पहले similar age की भी। सिमिलर हो, छोटी हो, बड़ी हो, हर कोई माँ, छोटी हो फिर भी माता। Okay. हमारे यहाँ कोई भी लड़का होता है ना, जो भी ब्रह्मचारी होता है, इतनी भी बच्ची आती है ना, तो उसको नाम देकर या बेटा कहकर ऐसा कुछ नहीं बोला, वो माता जी कहकर ही बुलाता है। इतनी बच्ची को भी माता जी कहकर बुलाता है। ऐसा नहीं है कि मेरी इक्वल है या फिर बड़ी है तो ही माता जी कहना है। छोटी से छोटी बच्ची को भी माता जी कहकर ही बुलाना है, क्योंकि भावना वही रखनी है, भावना नहीं बदलनी चाहिए। फिर वो बूढ़ी माँ हो या फिर एक इतनी सी छोटी बच्ची हो, माता जी कहकर ही बुलाना है। जो गुरुकुल में पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपने बताया कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का प्रण लिया और वो गुरुकुल में ही रहे और काफ़ी समय तक गुरुकुल में रहे। तो बाहर क्या हो रहा है उनको उससे पता नहीं है कि बाहर क्या किस तरीके का एनवायरनमेंट बिल्डअप हो रहा है या क्या क्या लोग कर रहे हैं। तो आप उनका भी एग्जाम्पल देते हैं कि बाहर इस तरीके से चीज़ें हो रही है कि जब आपका गुरुकुल ख़त्म होगा, आप जाओगे बाहर, तो आपका थोड़ा जो बुद्धि हो सकती है कि उसमें मतलब पोल्यूटेड हो जाए इन द सेंस। तो ऐसा आप देते हैं बाहर का एग्जाम्पल? Well, honestly speaking, we don't need to give any example. Everybody knows. कोई बच्चा अभी तक ऐसा नहीं आया है जिसको नहीं पता है कि बाहर क्या हो रहा है। क्योंकि अंत में तो साल के अंत में तो घर पे भी जाता है। अच्छा, जाते हैं वो? हाँ हाँ, जाते हैं। हम कम्प्लीटली अभी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उस लेवल का अभी भी डेडिकेशन लाना इट्स अ टफ थिंग। जी। माँ बाप भी इतने रेडी नहीं होते हैं ना कि वो 16 साल तक अपने बच्चे को देखे ही नहीं, या फिर ऐसा वो इट्स मतलब बोर्डिंग स्कूल। हाँ, यू कैन से। पर होता यूँ है कि जब हम बच्चे को फिर भेजते हैं ना घर पे, तो बच्चे का फ़ोन एक दो वीक में आ जाते हैं, प्रभु जी कब शुरू हो रहा है गुरुकुल, हमें वापस आना है, ये पक गए हैं घर पर, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, ये यहाँ कब हमें गुरुकुल वापस आना है, आप कब शुरू कर रहे हो वापस, हम कब आ सकते हैं। सो ऑल द किड्स आर जस्ट सो मच इन्जॉइंग गुरुकुल। ऐसा भी नहीं है हर कोई है, काफ़ी लोग पहले ही भाग ही जाते हैं, परंतु जो लोग टिक गए ना, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज जो स्टूडेंट्स की है वो चाहते हैं कि हम वापस गुरुकुल में आए, बजाय कि हम बाहर रहें। यस, क्योंकि क्या होता है, गुरुकुल इज़ अ कंप्लीट नेचुरल स्टेट ऑफ लिविंग, जो एक्चुअली हम ह्यूमंस ऐसे ही जीने चाहिए। जबकि अभी जो हम बाहर जी रहे हैं ना, ये सिटीज़ में, ये सब इट्स अ कंप्लीट अननेचुरल वे ऑफ लिविंग लाइफ। और जब बॉडी को पता चलता है ना कि ये प्राकृतिक जो रियल नेचर के साथ हम जी रहे हैं, वैसा जब वो एक्सपीरियंस करता है तो फिर बाहर जाता है तो वो वैसे भी उसको लगता है कि ये कहाँ आ गया मैं। एक एग्जांपल देते हैं हम एक बार बच्चों को लेकर मुंबई में आए थे। जब हम मुंबई के अंदर, हमारा एक वो था, क्या बोलते हैं, एक गृहस्थ थे, उन्होंने इनवाइट किया था कि आप सारे ब्रह्मचारी को लेकर हमारे यहाँ आए, हम उनको ब्राह्मण भोज कराना चाहते हैं, जिससे मतलब उनका कोई था फेस्टिवल वॉटेवर जो कुछ भी था, तो हम वहाँ लाए थे। तो यहाँ पर यहीं कहीं रहते हैं ना जब गांव में, जी जी। तो क्या होता है कि आपको कोई भी नॉर्मल सा जगह मिल जाता है, बच्चे रहते हैं, आसपास लोग होते हैं, गाय होती है, जो होते हैं। हम गए मुंबई, उन्होंने बहुत अच्छा सा जगह किया, माहौल था अच्छा था, पर सारी बिल्डिंगों के बीच में था, चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, 15 20 25 30 माले की बिल्डिंगें, ऐसे में बीच में हॉल था। मतलब 8वें 9वें वाले पे थे हम, और सारे बच्चे जब अंदर जाकर ऐसे देख रहे थे चारों ओर लंबी लंबी बिल्डिंगें, जनरली वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो ऐसा बोले कि अरे वाह क्या जगह है, मतलब क्या सुंदर है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब ऐसे तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, परंतु यदि बैक ऑफ द माइंड ये रहा था कि शायद बच्चे ऐसा बोलेंगे कि अरे वाह मतलब क्या जगह है, कैसा अच्छा बाथरूम है, ये है वो है, ऐसा बोलेंगे। बट ऑल दैट वी कुड हियर इज़ दैट ये कहाँ आ गए हैं हम, ये कितना बुरा फील हो रहा है यहाँ पर, ये कैसी जगह है, डिप्रेशन आ रहा है हमको, यहाँ पर देखकर ही डिप्रेशन आ रहा है। ना ही कोई पेड़ ठीक से देख रहा है, ना ही कोई बंदर है, ना ही कोई गाय है यहाँ पर, ना ही मिट्टी है जहाँ पर हम खुले पैर रह भी सके, कोई भी ऐसा जगह ही नहीं है। तो अभी करे तो करे गए ऐसे में, मतलब उनको नींद नहीं आ रही थी वहाँ पर। फिर ये देखकर ही वो ये ऐसा बोलने लगे कि भाई ये तो वापस फिर से कभी नहीं आना है। मतलब कितना भी बोले प्रभु जी इस गुरुकुल वालों को मत ले जाओ, किसी और गुरुकुल वालों को ले जाओ, पर ऐसी जगह पर हमें मत लाओ। आप सोचो कितना अननेचुरल लिविंग हम अभी जी रहे हैं। लोग बोल रहे हैं ना कि हमें डिप्रेशन आ रहा है, ये इसके बारे में हमने ब्रह्मचर्य पुस्तक में बताया है। आप ब्रह्मचर्य पुस्तक जिनको नहीं पता है, ये रहा ब्रह्मचर्य पुस्तक, उसके 3 पार्ट हैं। पहला है क्या है ब्रह्मचर्य, दूसरा है क्यों करे ब्रह्मचर्य, तीसरा है कैसे करे ब्रह्मचर्य, और चौथा है एक्चुअली ब्रह्मचर्य की एक्शन प्लान, मतलब कि गारंटीड विधि। जो इंसान यह पुस्तक पढ़ेगा और उसमें लिखा इसका पालन करेगा,
आई गारंटी दैट आपका ब्रह्मचर्य पालन होगा 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 ही, कोई 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 संभावना ही नहीं है कि ना हो। तो ये कंप्लीट परफेक्ट प्लान है जो यदि आप फॉलो करते हो तो। नाउ बैक टू द टॉपिक, जब हम ये बात कर रहे हैं कि क्या है ब्रह्मचर्य, उसके अंदर शुरुआत ही हम बात करें आपको प्राण के बारे में समझाते हुए। ये क्या है प्राण, उसके अंदर हमने बताया है कि प्राण कैसे घटते हैं और प्राण कैसे बढ़ते हैं। जब किसी इंसान, लोग बोलते हैं ना कि मैं डिप्रेशन में चला गया, मुझे एंग्जाइटी बढ़ रही है, मुझे दुख है, अवसाद हो रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है ना, उसके बारे में हमने बताया है कि प्राण की मात्रा वो कैसे बढ़ती है, कैसे आपके ऊपर इफेक्ट करती है, कैसे आपके ऊपर, आपके वीर्य के ऊपर, आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर इफेक्ट करती है। उसके अंदर हमने बताया है कि जब इंसान प्राणियों के नज़दीक रहता है ना, कि गाय, घोड़े, हाथी आदि जो स्पेशली शाकाहारी पशु होते हैं, उनके प्राण उनके नज़दीक रहता है ना इंसान, तो उनके प्राण सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। इसलिए गांव में, दूसरी बात, स्थानों के अंदर मंदिर, नदियाँ, तीर्थधाम, खेत, खलिहान, उद्यान, जंगल आदि हरियाली जगह है तथा प्राकृतिक हवा, सूर्य प्रकाश और वनस्पति से घर में होता है सबसे ज़्यादा स्थानों में। अब इनमें से कितनी जगह पर हम रहते हैं जनरली, और इनमें से कितने लोगों के साथ हम जनरली एसोसिएट करते हैं। आप प्राण से आपका कहना है एज? नो नो नो, प्राण शक्ति होती है। देखिए, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बताया है क्या है ये प्राण। जीव की प्राथमिक जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स को प्राण कहते हैं। प्राण से ही भोजन का पाचन, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, रज, ओज आदि धातुओं का निर्माण, व्यर्थ पदार्थों को शरीर से निकास, उठना, बैठना, चलना, बोलना, चिंतन, मनन, स्मरण, ध्यान आदि समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म क्रियाएं होती है। नाउ ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल वे में बताएं तो वैसे ही जैसे किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार के सभी कार्य मूलभूत रूप से विद्युत से ही होते हैं, वैसे ही शरीर के सभी कार्य मूलभूत रूप से प्राण शक्ति से ही होते हैं। जब एक डॉक्टर आपको बोलता है कि ये मर गया, तो वो क्या बोलते हैं, आपके शरीर में से प्रोटीन निकल गया, या फिर विटामिन निकल गया, या फिर क्या बोलते हैं, हमारा पंच महाभूत है, जैसे कि धरती, आकाश, वायु, ये जो पांच है, ऐसे वो बोलेंगे कि इनके शरीर में से पानी निकल गया या फिर धरती निकल गई, नहीं बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे, इनके अंदर से प्राण निकल गए। सो प्राण इज द लाइफ फोर्स। आपको जीवन जो देता है ना, वो वो प्राण है। आपके शरीर के अंदर जितना ज़्यादा प्राण है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आपका उत्साह, आपके अंदर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ये चीज़ें नेचुरली हाई रहती है। और प्राण वो वीर्य का एक स्टेट है। जो 5 स्टेट है वीर्य के, उसके बारे में भी हमने इसी के अंदर बताया है। वीर्य के जितने, क्या बोलते हैं, वीर्य की 5 अवस्थाएं, ये रहा इसका, ये जो हमने ग्राफ दिया है, यदि आप देखेंगे तो वीर्य के 5 मेन अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था है गुणावस्था, दूसरी प्राणावस्था, तीसरी ऊर्जावस्था, चौथी बीजावस्था और 5वीं अमृतावस्था। जब प्राइमरी सोर्स ऑफ वीर्य परमात्मा होते हैं, परमात्मा से आत्मा में वीर्य आता है सात्विक रूप में, फिर उससे हमारे शरीर में गुण बनते हैं। जो गुण, कौन से गुण, जितने भी, जैसे कि अनुशासन, निडरता, दृढ़ता, त्याग, तप, इच्छा शक्ति, दृढ़ नीतिपरायणता, ये सारी चीज़ें गुण रूप में आती है। अब उससे फिर बनता है हमारा प्राण स्वरूप। प्राण स्वरूप जो वीर्य बनता है, वो गुण फिर प्राण में वो बनता है। फिर प्राण जो हमारे शरीर को चलाता है ठीक से, फिर प्राण से फिर वो रूपांतरित होता है ऊर्जा में, जिससे हमारी मांसपेशियाँ बनती है, जिससे हम ऊर्जा से हम काम करते हैं। फिर उससे फिर अंत में बनता है बीज में, जो कि हमारे अंडकोशों में होता है, जो वीर्य, जो हम मानते हैं कि हाँ ये है वीर्य। ये तो इसका चौथा स्वरूप है। चौथा स्वरूप है। जैसे कि एक पेड़ होता है, पेड़ का बीज होता है, फिर बीज को बोते हो तो उसमें से सैपलिंग बनता है, मतलब पौधा बनता है छोटा सा, उसमें से फिर ऐसा तुलसी इतना बड़ा पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, पेड़ में से फूल आता है, फूल में फल आता है, फिर फल के बीच में वो बीज आता है, फिर अगेन उससे पेड़ बनता है। द सेम वे हमारा वीर्य भी इसी चक्र में, ऐसे ही चक्र में घूमता है। सबसे पहले गुणावस्था होती है, गुणावस्था से प्राणावस्था, प्राण में से ऊर्जा, ऊर्जा में से बीज, और बीज में से अमृत बनता है जो मस्तिष्क में जाता है। फिर अपने सेल्स को रीजनरेट करता है, फिर आपकी याद शक्ति बढ़ाता है आपके, फिर वही अमृत पुनः फिर गुणावस्था में बदलता है।
इसीलिए जब जो ब्रह्मचारी होता है ना, जो अपने सीमन को प्रोक्योर कर मतलब अच्छे से रखता है, होल्ड करके रखता है, वो वेस्ट नहीं करता है, तो वही वही जो बीज है वो अमृत बनकर उसकी याद शक्ति भी बढ़ाता है। लोग बोलते हैं ना कि आप ब्रह्मचर्य पालन करोगे आपकी याद शक्ति बढ़ेगी। कैसे बढ़ती है? ऐसा तो क्या है, ये साइंटिफिक दिस इज द रीजन। ओके। क्या ऐसा तो क्या है कि वीर्य से, वीर्य तो नीचे रहता है, वो याद शक्ति कैसे बढ़ेगी? हाँ तो दिस इज द साइंस, वो ये यहाँ नहीं रहता है, इट गोज थ्रू स्पाइन अगेन टू द ब्रेन, यहीं पर जाता है। और इसके बारे में भी वो कैसे यूज़ होता है इसकी भी मेथड्स बताई है हमने, कैसे कैसे हम कर सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। पूरा साइंटिफिक रीज़न सारे एग्जाम्पल, सारे स्टडीज़, शास्त्रिक साइंटिफिक एवरीथिंग हमने एक पुस्तक में डाला है कि ये पढ़ने के बाद कोई इसको डिनाई कर ही नहीं सकता। नास्तिक के लिए भी हमने इसके अंदर रखा है, इसके अंदर चैप्टर है एक कि नास्तिकों के लिए ब्रह्मचर्य, चैप्टर है इसके, स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य, वैवाहिक ब्रह्मचर्य, सारा है, कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता। तो ब्रह्मचर्य का पालन फिर जो करता है उसके फिर प्राण बढ़ते हैं। तो बच्चों का वही था वहाँ पर, जब आपको एक प्राण वाला जीवन जीते हो ना, फिर आप ऐसे जगह जाते हो ना कि जहाँ पर प्राण ही नहीं है, तुरंत ही उनको फील होने लगता है कि ये कहाँ आ गए हम, कैसा कैसा जगह है, नेगेटिव फील हो रहा है यहाँ पर, कोई लिवलीनेस ही फील नहीं हो रहा है। इंसान भले इतने सारे हैं परंतु कोई लिवलीनेस नहीं है, यहाँ प्राण नहीं है, सारे इंसान भी प्राणहीन है, मुंह सारे सबके गिरे हुए हैं, किसी प्रकार का उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, कोई तेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जब देखते हैं तो उनको पता चल जाता है। इसीलिए जो कोई भी बच्चे गुरुकुल में पढ़ के आते हैं ना, तो उनको मॉडर्न लाइफ नहीं चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि वो कभी, पहली बात हमारा एक उद्देश्य भी है कि बच्चे जो गुरुकुल में आए ना, सबसे पहले ये निकालना है उनका नौकरी माइंडसेट। मेरा ये अपकमिंग क्वेश्चन यही था कि गुरुकुल के बाद जैसे गुरुकुल की उनकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती है तो वो फिर जैसे मॉडर्न बच्चे वो पढ़ रहे हैं और पूरा वर्ल्ड तो राइट नाउ मॉडर्नाइज हो रखा है, तो वो मॉडर्न जॉब कैसे करेंगे, वो मॉडर्न बच्चों के साथ कैसे compete करेंगे गुरुकुल से निकलने के बाद? तो मतलब उनकी लाइफ, मॉडर्न बच्चे गुरुकुल के बच्चों के साथ compete करेंगे। अच्छा हमारे बच्चे आपके साथ नहीं करने वाले कुछ। मैं भी मॉडर्न नहीं हूँ। हाँ, तो वैसा नहीं होने वाला जी। तो देखिए, होता यूँ है जनरली, लोगों का ना अभी इतने सालों में एक माइंडसेट बन गया है, बॉक्स्ड माइंडसेट। जी। यही जीवन है, जन्म लो, पढ़ाई करो, पैसा खर्चा करके, अच्छा बड़ा बड़ा पैसा खर्चा करके, लोन वोन लेकर, एजुकेशन लोन लेकर बड़ा बड़ा पढ़ाई करो, फिर एक छोटा सा जॉब लो, फिर उसमें भी धीरे धीरे मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, उसके अंदर कॉर्पोरेट लैडर चढ़ो, मतलब बॉस की गालियाँ खाओ, फिर वो कैसा भी हो, अच्छा बुरा, धर्मी अधर्मी कुछ भी हो, उसकी गालियाँ खाओ, उसके धक्के खाओ, ये है वो है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। ये उतना हेक्टिक जीवन बना दिया है, आपको जीवन में भगवान को याद करने के लिए ज़रा भी समय नहीं बचेगा, जी। परिवार के लिए कोई भी संबंध नहीं बचेगा, आप संबंध बनाने के लिए कोई भी समय नहीं बचेगा, गांव वालों के साथ संबंध बनाने के लिए, कम्युनिटी यूनिटी बनाने के लिए कोई संबंध नहीं रहेगा। हाँ जी। इसलिए आप जो देखोगे, जितना इंसान मॉडर्न होगा ना, वो इतना ही डिस्कनेक्टेड होगा लोगों से, संस्कृति से, परिवार से, संबंधों से, गांव वालों से। इतना जो बड़ा एक, जो पहले के समय में क्या होता था, गांव वाले पूरे ऐसे यूनिटी में रहते थे ना कि कोई बाहर का इंसान देख भी नहीं सकता। मैं अभी भी एक बार गांव में कॉल करूँ ना कि भाई देखिए ऐसा हुआ है कि यहाँ पर मेरा ये हुआ है, पूरा गांव ट्रैक्टर भर के आ जाएगा, सभी बचाने के लिए आ जाए। अब सिटी में कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके एक कॉल करने पर 10 लोग भी आ पाए। सिटी और गांव का थोड़ा सा वो मेल मिलाप का तो डिफरेंस वो तो है ही, वो तो पूरे इंडिया में और हर जगह ही यही है ना, मॉडर्निटी का डिफरेंस है। जब इंसान मॉडर्न हो जाता है ना, तो उसको पूरे एक रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। पूरा दिन अर्थ मतलब पैसा 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 पैसा, वो कंप्लीटली स्वार्थी बन जाता है। दैट इज़ नॉट लाइफ। जीवन कैसा होना चाहिए? धर्म, संबंध, परिवार, समाज, सेवा, ये वो लोगों का, गायें, लोगों का और प्रकृति का संभालना, एंड देन बीच में पैसा थोड़ा कहीं पर। ये सब करते हुए एक थोड़ा पोर्शन होना चाहिए जिसमें आपको पैसे के बारे में सोचना आना चाहिए। पूरा पैसा और कहीं बीच में थोड़ा हो गया, दैट इज़ नॉट राइट। आप संबंध बना ही नहीं सकते, उस डेडिकेटेड लेवल के संबंध बन ही नहीं सकते यदि आपका जीवन का सेंटर पैसा है, ना कि स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए ये जो पूरा शिफ्ट है ना, वो लाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए वो गुरुकुल का सेंटर वही है।
बच्चों को जब एक आइडियल लाइफ मिलेगी ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जी तब वो बाहर जाकर देखेंगे ना कि हाई लिविंग और लोअर थिंकिंग, लोअर थिंकिंग, हाँ तब वो उनको देखकर डिस्गस्टेड फीलिंग होगा कि ये क्या जीवन जी रहे हैं लोग। लाइफ के कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ना ही कोई स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड, ना ही क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड, ना ही संबंधों के स्टैंडर्ड। आप देख रहे हो बाहर ना, मतलब एक लड़की के 10-10 बॉयफ्रेंड, और जो शादीशुदा होता है उसके भी क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सब, हैशटैग यस यस यस, ये सब रहता है। सो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। वो क्यों होती है? दीज आर द रीजंस। तो ये सब चीज़ें बदलनी है हमको। ये जब तक नहीं बदलेंगे तब तक भारत को सोने की चिड़िया कैसे बनाएंगे? दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स, यू मस्ट वर्क ऑन दीज। यू कैनॉट चेंज द पीएम, चेंज द किंग एंड मेक द सोने की चिड़िया। इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू वर्क ऑन द ग्राउंड। आपके जो बेस के लोग हैं ना, वो बदलने चाहिए, तभी चीज़ें बदलेगी, बाकी नहीं बदलने वाली है चीज़ें। जी, तो प्रभु जी मेरे को गुरुकुल के बारे में जो आपने बताया कि क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सब मेरे को जान के बहुत अच्छा लगा। और समवेयर मैं भी ऐसे ही सोचता था। वैसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपका प्रण कितना था? 1,08,000 गुरुकुल। 1,08,000 गुरुकुल। सो उसमें अब तक कितने बन चुके हैं? अभी 16 बने हैं। अभी 16 बने। नेक्स्ट 6-8 महीनों में लगभग 8 और बढ़ेंगे। ओके, तो आपका कुछ गोल है कि इस स्पेसिफिक टाइम तक आप कोशिश कर रहे हैं कि इस गोल को अचीव कर लें? मैं प्रोसेस पर गोल माइलस्टोन्स नहीं बना रहा हूँ। रीज़न बीइंग, एक्चुअली मैंने बनाए थे, पर हुआ यूँ कि एज आई एम मेकिंग मोर गुरुकुल्स, हम सब मिलकर जैसे नए नए गुरुकुल्स बना रहे हैं, आई एम कमिंग टू मोर रॉ रियलाइजेशंस। क्योंकि देखो, सोचने में तो सब कुछ आइडियल दिखता है, बट व्हेन यू गो ऑन द ग्राउंड यू फेस द रियलिटीज़। कौन सी चीज़ें हैं जो आप प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी चीज़ें आपसे नहीं हैंडल हो रही है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं थी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी चीज़ें थी, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने सोचा था कि ये प्रॉब्लम आ सकता है, बट दैट इज़ नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। सो यू फेस द रॉ रियलिटी एंड दिस, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो लाइक इतना बड़ा है। ऐसा नहीं है कि गोल्डन वर्ड, इट्स लाइक अ ह्यूज प्रोजेक्ट। अभी तो हम यहाँ पर है, तो जितना जितना सीख रहे हैं, हमको नया नया सीखने को मिला। एंड इन ऑल स्टेजेस आई विल लर्न समथिंग न्यू। ऑल स्टेज, ऐसा नहीं है कि अभी 16 पर ही मुझे सीखने को मिला है तो बस अभी हो जाएगा। 16 पर जो सीखने मिला है, मुझे 50 पर और चीज़ें सीखने को मिलेगी, 100 पर और, 500 पर और, 1000 पर और, 10,000 पर और, 50,000 पर और, लाख पर और चीज़ें सीखने को मिलेगी। जब 1,08,000 भी बन जाएंगे ना, तब तक भी मैं कुछ नई चीज़ें सीखूंगा, जिससे मेरा जो नेक्स्ट लेट्स से 10 लाख का जब बनेगा, 10 लाख का, 80,000 का आपका और लेट्स सी, अभी मैं इसको नहीं बताता हूँ, बट नहीं, अब तो आपने रिवील हो सकता है। अब तो आपने रिवील। अच्छा प्रभु जी, बहुत मेरे को तो बहुत ज़्यादा जान के अच्छा लगा कि गुरुकुल के बारे में एटलीस्ट नाउ अब कोई सोच रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ। और अरे आप अकेले नहीं, बहुत लोग हैं। मैं जैसे ही शुरू किया हूँ ना, मुझे हज़ारों लोग मिल रहे हैं, हर कोई ये बोला है मेरा भी ये था, मेरा भी ये था, मेरा भी ये ड्रीम था, मैं भी ये सोच रहा था। तो आप बोलते पर कोई कर नहीं रहा। शुरू क्यों नहीं किया फिर? नहीं, ये है ना कि जो लोग बोले मेरा भी ये था, ठीक है चलो करते हैं, फिर उनको भी लेते, उनको भी ले लेते। यही है ना, अकेले तो करने नहीं वाला। आप कैलकुलेशन लगाओ कि 1,08,000 उसके बीच में, मतलब भागाकार 365 क्रॉस 80, मैं एक दिन में 5 गुरुकुल भी खोलूँ ना, फिर भी मैं अपने पूरे जीवन में भी, मतलब एक दिन में 1 गुरुकुल खोलूँ ना यदि, तो मेरे को 3 से 4 जीवन लग जाएंगे 1,08,000 गुरुकुल खोलने। लेकिन वही आपके जैसे और मैं नहीं खोलूँगा सारे। दिस इज़ नॉट द होल प्लान कि मैं खुद खोलूँगा। ऑब्वियसली द होल प्लान इज़ दैट आई विल स्टार्ट दिस बॉल रोलिंग and I will make this perfect system that anybody who wants to open, they will get everything from me. मैं उनको दे दूंगा सब कुछ, ट्रेनिंग, आचार्य। यदि आप आचार्य हो तो आपको क्या चाहिए? आपको ज़मीन चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, मैं दे दूंगा। 1 एकड़ आप जमीन स्टूडेंट्स का भी आपका कुछ था? हाँ, वो भी था। हम जिनको जो हमारे बच्चे यहाँ हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको 1 एकड़ ज़मीन हम फ्री में देंगे। ऑब्वियसली नॉट फॉर सम रैंडम स्टफ, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे जो पढ़ेंगे उनको खेती ही करनी होगी और हमें उनसे खेती ही करवानी है। एंड यू हैव ज़ीरो आइडिया खेती में कितना पैसा है। यदि हमारा भारत सोने की चिड़िया था ना, इट वॉज बिकॉज द होल भारत वॉज बिल्ट ऑन 3 प्रिंसिपल्स: कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा। इन 3 पर यदि आप डिपेंडेंट रहते हो ना, आप दुनिया पर कब्जा पा सकते हो और सब कुछ चीज़ें बन जाए। मैं एक बार दोबारा आपसे पूछना था, गौरक्षा, कृषि, वाणिज्य, बिजनेस। बिजनेस में भी कुछ सर्टेन थिंग, या
नहीं नहीं, बिजनेस में सब आ जाता है, बट बेसिस होना चाहिए कृषि। कृषि। वाणिज्य बेसिकली मीन्स कुछ लेना कुछ देना, हाँ, ओके। दैट इज वाणिज्य, ठीक है। Exchange, हाँ। यस, एक्सचेंज। तो इन 3 बेसिस पर सारी चीज़ें बनी हैं। ओके। ऑब्वियसली अब लोग पूछेंगे कि नहीं नहीं, मतलब आपके पास यदि मिसाइल्स नहीं होंगे, आपके पास यदि कंप्यूटर साइंस की ये नहीं होगी, आप कैसे आगे बढ़ोगे? देखिए, पूरा तो अभी एक और पॉडकास्ट हो जाएगा यदि यही समझाने, मेरे को एक बोर्ड चाहिए, समझाऊंगा ये। जी 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 बट द रियलिटी इज एक्चुअली दिस इज रियल मनी। जी। Those who control the food chain, they control everything. Those who are watching, search about Bill Gates. What is he buying the most? सबसे ज़्यादा क्या वो खरीद रहा है? फार्म्स खरीद रहा है वो, जितने, और सीड्स खरीद रहा है, Bill प्योरेस्ट Gates। फॉर्म। बिल गेट्स, बिल गेट्स। वो ये सब करके अल्टीमेटली नए नए कंपनियां नहीं बना रहा है। ओके। मतलब ये थोड़ा, मतलब जिन्होंने रिसर्च किया होगा उनको पता चलेगा कि ये चीज़ थोड़ा कॉन्स्पिरेसी थियरी वाला लगता है, बट इट्स अ ट्रूथ, इट्स कंप्लीट ट्रूथ। देयर आर पीपल, वंदना समथिंग करके कोई माता जी हैं, उनका बड़ा ऐसा तिलक लगाती है, ओके। और थोड़ा मतलब एजेड है। उनका भी आपको देखने को मिलेगा कि वो क्लियरली ओपनली बताती है दैट सीड्स इज एवरीथिंग, एंड हु इज कंट्रोलिंग द सीड्स राइट नाउ? दे आर द अल्ट्रा रिच पीपल। वी थिंक दैट ये खेती वेती करना ये तो छोटा बात है, आपको कंप्यूटर में जाना है। भाई, जो रियल रिच लोग हैं ना, वो यही कंट्रोल कर रहे हैं। यू हैव ज़ीरो आइडिया, द वर्ल्ड रन्स ऑन कृषि। दुनिया में कंप्यूटर नहीं होगा ना, लोग जी लेंगे। खाना नहीं होगा तो कोई नहीं जिएगा, कोई भी नहीं जिएगा। ये मिसाइल विसाइल सब कुछ ना अभी लगता है कि हाँ ये होना है, वो है। रियल थिंग इज़ फूड। फूड से सब कुछ आप कर सकते हो, मिसाइल की आवश्यकता भी नहीं है। फूड है, फूड चेन के अंदर आप वो डाल दो, जीएमओ आ गया। अब अभी जो हो रहा है, आपको क्या लगता है पूरा का पूरा अभी दुनिया, सबसे ज़्यादा अमेरिका को देखो जिसमें सबसे ज़्यादा जीएमओ यूज़ होता है। देर आर द मोस्ट अमाउंट ऑफ डीजेनरेसी इज़ इन अमेरिका। जितना युवाओं में, मतलब पुरुषों में पौरुष नहीं है, स्त्रियों के अंदर पौरुष बढ़ रहा है, और मतलब इम्बैलेंस जा रहा है। मतलब लोग कंफ्यूज है, मेरा जेंडर क्या है? LGBTQ यार, ये क्या मतलब कितना 100-150 हो गया है अभी, प्लस भी हो गया अब तो। पता नहीं मेरे को तो ये क्या हो रहा है। परंतु ये है कि ये सब क्यों हो रहा है? जी। इट्स अ हार्मोनल इम्बैलेंस दैट इज क्रिएटेड बाय फूड। ओके। इफ यू कंट्रोल द फूड, you control the society. If you are self-sustained on food, you do not depend on anybody. आपका खुद का एक छोटा सा फार्म है, 1-2 एकड़ बहुत है, 3-4 गायें हैं, आपका खुद का घर है, कुछ नहीं चाहिए आपको दुनिया में, कुछ भी नहीं चाहिए। आप खुद ही सब कुछ कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ से पैसा आ गया, थोड़ा अपना धान देकर कहीं से पैसा लेकर कपड़े वपड़े ले दिए, ये भी नहीं बोला, फिर खुद भी आप बना सकते हो कपड़े। कोई बड़ी बात नहीं है बनाना, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट ये भी आप कर सकते हो। देन यू आर कम्प्लीटली फ्री, नो बडी कैन कंट्रोल यू। बट एज सुन एज द मॉडर्न होल जो क्राइसिस शुरू हुआ है ना अभी, everything, if you research, I will probably make a video or something on this, like a detailed video, big, कि 4 घंटे का लेक्चर होगा यदि सच में पूरा लेंगे तो। The whole problem of the modern society has started from industrialization. ओके। जब तक लोग इंडिपेंडेंट थे कोई प्रॉब्लम नहीं था, everything was nice, but as soon as industrialization happened, लोगों ने कृषि करना छोड़ दिया, गौपालन छोड़ दिया, तभी से सारे प्रॉब्लम शुरू हो गया है। यदि वो वापस ला देना तो पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। और यही होल गोल है, लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ना कि गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट या फिर नौकरी पर, बॉस पर डिपेंडेंट। नो, जब तक उनका जीवन का सेंट्रल गोल मनी रहेगा तब तक प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि फिर वो मॉरल को सेंटर में नहीं रख सकते। पर जब से मनी छूट जाएगा ना उसके सेंटर में से, तब वो मॉरल को सेंटर में रख पाएंगे, तभी मॉरलिस्टिक सोसाइटी हम नहीं बना सकते। ऐसे ही सेकंड पॉडकास्ट आने वाला है जिसके अंदर हमने मल्टीवर्स, राम जी दूसरे ब्रह्मांड में क्या लीलाएं करते हैं, जैसे हमारा यूनिवर्स है उसके अलावा जो दूसरा यूनिवर्स है उसमें राम जी क्या करते हैं, छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ आपको। लूप में क्या हो रहा है, पिछले कल्प में क्या किया था राम जी ने, और भी साइंटिफिक बातें हमने बहुत ही अलग लेवल। शिव जी कौन है, शिव जी के बारे में बहुत ही अच्छा डिस्कशन है, शिव जी की सारी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। तो पार्ट 2 भूल के भी मिस मत करना। और
अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, सच में वैल्यू ऐड हुई, ब्रह्मचार्य के बारे में आपने कुछ सीखा, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, और आप सभी से प्रार्थना है प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ऐसी चीज़ों की बहुत नीड है हमारी सोसाइटी में, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और मैं चाहूँगा कि अगर आप में से कुछ जितने भी लोग सक्षम हैं, सपोर्ट कर सकते हैं प्रभु जी को, सो सपोर्ट करें मनी से, उनको फॉलो करके, बुक्स खरीद के, जो भी वट जिस भी तरीके से आप उनको कर सकते हैं सपोर्ट आप कीजिए। और आपका भाई यहाँ पर पॉडकास्ट लाता रहेगा इसी तरीके के शास्त्र से रिलेटेड, और जिन्होंने कंट्री के लिए कुछ किया है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करने वाले, एक सीरीज़ लाने वाला हूँ मैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। यहाँ तक आए हो तो थैंक यू सो मच मेरी तरफ से, बहुत ही ज़्यादा थैंक यू आप सभी को। ओके, सी यू, बाय बाय, जय श्री राम।